ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्केयर में। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन। अभी आपको लगा होगा कि पता नहीं क्या बात बोल रहा है भाई। तो देखो, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है और रिफ्लेशन क्या होता है। ये हमारी इकोनॉमी के अंदर जो मार्केट में होने वाली डिमांड और सप्लाई के कारण या गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के कारण होने वाली एक्टिविटीज है। वैसे दो आप सभी शायद परिचित होंगे दो चीजों से, वो है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, जो डिमांड और सप्लाई की स्टेजेस में चेंज होने के कारण होता है। लेकिन दो जो अभी शायद कम परिचित हो वो है रिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन। ये दोनों गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक द्वारा फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू लाई जाती है जब हमारे मार्केट के अंदर डिफ्लेशन हो या इन्फ्लेशन हो तो उनको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, भी इतनी चीज समझ में आ गई। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इन सभी के ऊपर मैंने अलग अलग वीडियो बना दिए। पहली वीडियो मेरी थी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होता है, दूसरी वीडियो थी डिसइन्फ्लेशन क्या होता है और डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या डिफरेंस है, और उसके बाद वीडियो थी रिफ्लेशन क्या थी। आज की वीडियो सारों को कंबाइन करके बना रहा हूं, तो इसीलिए बोर्ड पे आपको पीछे लिखा हुआ भी कुछ नहीं दिख रहा होगा और लिखने की जरूरत ही नहीं है। मैं सारी चीजें आपको ओरल बता दूंगा, अच्छे से समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले जानते हैं इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, जिसको हम हिंदी में बोले तो मुद्रास्फीति कहलाती है। वो मुद्रास्फीति, या इसे हम ऐसे भी बोल देते हैं नॉर्मल भाषा में कि मार्केट के अंदर तेजी आना। तो देखो, इन्फ्लेशन वो कंडीशन होती है जब हमारे मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज है उनके रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। गुड्स और सर्विसेज के रेट बहुत ज्यादा बढ़ना, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ना ही क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन कहलाता है, मुद्रास्फीति कहलाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम लोगों के पास, इन्फ्लेशन के दौर में लोगों के पास मार्केट के अंदर पैसे बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि मार्केट के अंदर मनी की क्वांटिटी ज्यादा होती है। अब मनी की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो हर बंदा क्या चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन अपना बढ़ाएगा, ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज को यूज करना शुरू करेगा, बाय करना शुरू करेगा। तो जब उनको खरीदेगा, ज्यादा से ज्यादा वो कंजम्पशन करेगा, यानी कि डिमांड अपनी बढ़ा देगा। अगर डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि गुड्स और सर्विसेज के रेट क्या होंगे, बढ़ने लगेंगे। तो ये वो कंडीशन होती है जब मार्केट के अंदर डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से, और मार्केट के अंदर गुड्स और सर्विसेज के कंपैरेटिवली मनी की क्वांटिटी ज्यादा होती है, यानी लोगों के पास पैसे ज्यादा होते हैं, वो एक यूनिट को कंज्यूम करने के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में जो परचेजिंग पावर है वो गिर जाती है, यानी कि एक मनी की, मैं ऐसे बोलूं आपको तो मनी की जो मनी वैल्यू है वो गिर जाती है। मनी वैल्यू कैसे गिरती है कि एक मान लो साधारण कंडीशन के अंदर जो चीज हमें 50 रुपए किलो मिलती थी, मान लेते हैं एग्जांपल ले रहे हैं, 50 रुपए में 1 किलो वो चीज मिलती थी। तो अब इस इन्फ्लेशन के दौर में मनी की वैल्यू चूंकि गिर जाती है। क्यों गिर जाती है? क्योंकि मार्केट के अंदर मनी की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है एज कंपैरेटिव टू गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसके कारण क्या होता है, मनी की वैल्यू गिरना क्या कहलाता है कि 50 रुपए किलो की जो चीज मिल रही थी, आज वही हमें चीज 80 रुपए किलो मिल रही है, 100 रुपए किलो मिल रही है। तो अब देखो, मनी की वैल्यू गिर गई ना, कि जहां 50 रुपए में वो 1 किलो चीज आती थी, 50 रुपीज इज इक्वल टू 1 kg था। आज मनी की वैल्यू इतनी गिर गई है कि वो चीज 1 किलो ही है, लेकिन आज उसके लिए हमें 80 रुपए या 100 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। तो ये क्या होता है, मनी की वैल्यू गिरना। तो ये कहलाता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन भी हमारी इकोनॉमी के लिए कंडीशन सही नहीं है, लेकिन थोड़े टाइम तक रहे तो ये इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन के अंदर आपको पता है डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन को भी बढ़ाया जाएगा, और अगर प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा तो जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी और नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को रोजगार मिलेगा, इनकम आएगी। तो ये बेनिफिशियल है। लेकिन इस कंडीशन को ज्यादातर रिच की कंडीशन माना जाता है, क्योंकि इसमें जो रिच होते हैं वो और ज्यादा रिच होते हैं, वो अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उनके पास तो पैसे होते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करके और ज्यादा रिच बन जाते हैं, जबकि जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब हो जाते हैं। किस कंडीशन में? इन्फ्लेशन में। अब दूसरी कंडीशन समझाता हूं, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन को बोलते हैं मुद्रा अपस्फीति हिंदी में, या मुद्रा का संकुचन कहना भी इसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि लोगों के पास इकोनॉमी में या मार्केट में पैसे नहीं होते। अब पैसे नहीं होंगे तो वो डिमांड क्या करेंगे, गुड्स और सर्विसेज की कम करेंगे। अगर डिमांड वो कम करेंगे तो सप्लाई भी क्या होगी, कम होगी। यानी कि सप्लाई कम कैसे होगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम होएगा तो लोग बेरोजगार होना शुरू हो जाएंगे।
तो ये वो कंडीशन होती है जब क्या होता है कि लोग पैसे भी, जो गुड्स और सर्विसेज के पैसे हैं वो गिरने लग जाते हैं, यानी कि गुड्स और सर्विसेज सस्ती हो जाती है, बहुत ज्यादा सस्ती हो जाती है, क्योंकि लोग खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है, लोगों के पास पैसे ही नहीं, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, डिमांड नहीं कर रहे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी जो प्राइसेस है वो कम होंगे, और प्राइसेस कम होंगे तो ये कंडीशन गवर्नमेंट के लिए या हमारी कंट्री के लिए क्या होती है, नुकसानदायक होती है। और इस कंडीशन को इन्फ्लेशन से ज्यादा बेकार माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर बेरोजगारी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। उस कंडीशन में मैं मानता हूं कि रिच के लिए अच्छी होती है, लेकिन ये कंडीशन किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती, पूरी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती। तो ये होता है डिफ्लेशन। अब दो टर्मिनोलॉजी और है जिनका नाम है डिसइन्फ्लेशन और रीफ्लेशन। अब पहले बताता हूं डिसइन्फ्लेशन क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं विस्फीति करके। मतलब ये एक तरह से डिफ्लेशन का ही भाग होता है, लेकिन डिफ्लेशन थोड़ी अलग होती है, ये अलग होती है। इसमें डिफरेंस भी मैंने करवाया एक अलग वीडियो में, आज मैं अच्छे से और बता देता हूं। तो डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, जब मार्केट के अंदर या इकोनॉमी में हमारे इन्फ्लेशन का दौर हो, यानी कि हमारे इन्फ्लेशन का दौर का मतलब गुड्स और सर्विसेज का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, रेट बहुत ज्यादा बढ़ रखा हो, लोगों के पास पैसे ज्यादा हो, वो ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो किसी भी चीज का, यानी कि मनी की वैल्यू जब गिर जाए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट या जो आरबीआई है वो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू या मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, फिस्कल पॉलिसी आपको पता है जो गवर्नमेंट होती है वो लेके आती है, और मॉनेटरी पॉलिसी हमारा आरबीआई लेके आता है। तो इनके थ्रू वो कई मेथड के थ्रू वो एक पार्ट ये करते हैं डिसइन्फ्लेशन, यानी कि वो क्या करते हैं, वो जो इन्फ्लेशन है ना उसकी गति को कम करना शुरू करते हैं। कम करना कैसे कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा तेज गति से बढ़ रहा है, रेट गुड्स और सर्विसेज के तेज गति से बढ़ रहे हैं, उनको कम करने का प्रयास करते हैं। देखो कम करते हैं वो, और वो कम करते हैं एक कंट्रोल लेवल तक, क्योंकि वो इसे वॉलंटरी अपनी इच्छा से कर रहे हैं, तो एक कंट्रोल लेवल तक वो कम करने का प्रयास करते हैं, उसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन, जिसे विस्फीति करके बोलते हैं। यानी कि जब गवर्नमेंट अपनी इच्छा से गुड्स के रेट, थोड़े गुड्स और सर्विसेज के रेट कुछ हद तक कम करे, यानी कि इन्फ्लेशन बहुत तेज गति से हो रहा है तो उसको कुछ कम करे, तो उसको डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा क्या होता है, प्रॉपरली कंट्रोल होता है, तो ये इकोनॉमी पे एडवर्स इफेक्ट नहीं डालता, बल्कि इकोनॉमी को सही करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा एक स्टेप लिया जाता है। दूसरी चीज रह गई रिफ्लेशन। तो रिफ्लेशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पुनर्स्फीति, ये क्या होती है भाई, इसका मतलब ये होता है जब मार्केट या इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन हो, यानी कि मंदी का दौर हो, यानी कि मुद्रा अपस्फीति का टाइम हो, यानी कि मार्केट के अंदर डिमांड कम हो जाए, मार्केट के अंदर लोगों के पास पैसे ना रहे, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, प्रोडक्शन हो ही ना रहा हो। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिमांड ही नहीं है इकोनॉमी में, तो इसको डिफ्लेशन बोलते हैं। तो ऐसा जब टाइम हो तो डिफ्लेशन को दूर करने के लिए, मार्केट में कुछ हद तक तेजी लाने के लिए गवर्नमेंट अपनी इच्छा से ये स्टेप लेती है, जिसको रिफ्लेशन बोलते हैं। यानी कि ये इन्फ्लेशन का वो भाग है जो कंट्रोल्ड होता है फुली गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेशन। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा कि पुनर्स्फीति क्या होती है, रिफ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन की तरह ही एक भाग होता है, इसमें जब हमारी इकोनॉमी में मंदी होती है तो उस मंदी से छुटकारा पाने के लिए गवर्नमेंट कुछ हद तक रेट को बढ़ाने की कोशिश करती है। इसमें गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है, प्रोडक्शन करना शुरू करती है, ताकि हमारा मार्केट चलना शुरू हो जाए। तो ये होती है रिफ्लेशन। तो अब इन शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि जो रिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन होते हैं, ये दोनों के दोनों गवर्नमेंट या आरबीआई द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं। ये दोनों उनकी इच्छा से किए जाते हैं, यानी कि ये वॉलंटरी रूप से गवर्नमेंट या आरबीआई द्वारा लागू होते हैं। लेकिन जो डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन है ये ऑटोमेटिकली होते हैं, डिमांड और सप्लाई में चेंजेस होने के कारण होते हैं। तो इनको कंट्रोल करना किसका काम होता है, या तो गवर्नमेंट का काम होता है या आरबीआई का, जो अपने वेरियस स्टेप के थ्रू करते हैं। तो आई होप ये चारों चीजें अच्छे से क्लियर आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।